चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें क्या किया, पहले एक चेन मास m और लेंथ l की एक चेन इस तरह से लटकी हुई है। हमने हाथों से चेन को पकड़ा और धीरे 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 इतना धीरे कि मान लो कि पूरी जिंदगी में बस आपको यही काम करना है। क्या काम करना है? आपको बस चेन को ऊपर लेके जाना है। पूरी जीवन में आपको बस एक काम दिया गया है कि इस चेन को पकड़ो और धीरे एकदम स्लोली स्लोली ऊपर वाले कोने पे ऐसे लगा दो। क्या हो जाएगा? चेन इस तरह से हो जाएगी, राइट। तो आपको यहाँ पे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स फाइंड करना है। फाइंड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स? जो फोर्स यहाँ पे चेन को उठा के ऊपर ले जा रहा है ना, उसने चेन को इस ऐसे बनाने में, मतलब इस चेन को ऊपर उठाने में कितना काम किया, कितना वर्क डन किया, ये आपको बताना है। करो। तो देखिए कैसे करना है हमें। तो इसमें आपको बताया गया है कि ये जो प्रोसेस हुई है बहुत स्लो हुई है, मतलब इसको बहुत स्लोली हमने काम किया है। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0। देखो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स ने वर्क डन किया है। यहाँ पे वर्क डन किया है अच्छा, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? यहाँ हम एनर्जी कंजर्वेशन तो नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क डन कर रहा है, हमने जो वर्क डन किया, दैट इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, और उसने वर्क डन तो किया है। तो ये हम क्या लगाएंगे? यहाँ हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्क डन बाय द एफ एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एम जी या वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। तो बेसिकली यहाँ पे वर्क डन बाय द एफ एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन मिलके कितना आ जाएगा? 0। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि वर्क डन बाय द एफ एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स। और हम जानते हैं ग्रेविटेशन फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि वर्क डन बाय द एफ एक्सटर्नल बराबर डेल्टा यू। क्यों? माइनस ऑफ डब्ल्यू कंजर्वेटिव को मैं डेल्टा यू लिख सकता हूँ। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो बेसिकली आपको क्या लिखना है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखिए। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो सबसे पहले हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। तो हमने रेफरेंस ले लिया ये वाली लाइन जहां पे चेन बंधी हुई है, इस वाली लाइन को हमने ले लिया रेफरेंस पॉइंट। तो फाइनली पहले पहले इनिशियली बात कर लेते हैं। तो इनिशियली यू इनिशियल कितना हो जाएगा बताइए? तो कल आपको सिखाया था जब कोई ऑब्जेक्ट बड़ा हो, उसके पास लेंथ हो, तो उसके सेंटर ऑफ मास की दूरी लिखी जाती है। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास, और इसकी दूरी यहां से कितनी आ गई? L/2। और ये रेफरेंस से नीचे है, तो यू इनिशियल कितना आ गया? यहाँ पे यू इनिशियल आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका यू इनिशियल हो गया माइनस मास कितना है? mg/L/2। ये यू इनिशियल आ गया इस वाले चेन के लिए, मतलब प्रारंभिक अवस्था में। अब आपको लिखना है यू फाइनल। तो आप देखोगे कि अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा? सेंटर पे। तो अब इसकी टोटल लेंथ ही कितनी है? L/2, क्योंकि चेन को घड़ी कर दी गई है L/2। तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा? L/4 पर। ठीक है। टोटल मास, अच्छा नीचे इसलिए माइनस, टोटल मास है m g, और कितना नीचे? L/4। तो ये आ गया L/4। तो ये हो गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। कितनी एनर्जी हो गई? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बस अब आपको ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, माइनस mg/4 माइनस ऑफ माइनस mg/2। आप इसे सॉल्व कर दो और आ जाएगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स कितना आ रहा है? ये आ रहा है। देखा? ऐसे कितना आसान था, बताओ। देखो, और कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से, वरना फिर हम अगला सवाल करते हैं।
किसी को कोई दिक्कत? बहुत धीरे धीरे गया इसलिए डेल्टा के 0 हो गया। वर्क डन यहाँ पे एफ एक्सटर्नल का है और ग्रेविटेशन का है। माइनस और वर्क डन बाय ग्रेविटेशन को यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख सकते हैं। यू फाइनल यू इनिशियल लिख दिया, सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया। ये हो गया वर्क डन बाय द एफ एक्सटर्नल फोर्स। चलिए ये वाला सवाल कीजिए। इसमें क्या है देखो, मैं आपको समझा देता हूं। ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग 4 मीटर। मतलब ये जो ब्लॉक है इसके पास कुछ वेलोसिटी है v। जब ये इससे टकराने वाला है, किससे? स्प्रिंग से। तो इसको ब्लॉक को मैं थोड़ा और आगे कर देता हूं और पास कर देता हूं। ये जस्ट इससे टकराने वाला है तो इसके पास वेलोसिटी है v। और ये बताया गया है, अब देखना, ये बताया गया है कि ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग 4 मीटर फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन। मतलब अभी जो स्प्रिंग है वो नॉर्मल लेंथ में, ऑब्वियसली कोई इसको दबाएगा नहीं, खींचेगा, तो नॉर्मल लेंथ में होगी। ब्लॉक आता है v वेलोसिटी से, स्प्रिंग को धक्का मारते हुए मारते हुए मारते हुए कितना दबा देता है? 4 मीटर तक दबा देता है, कंप्रेस कर देता है। फाइंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट ऑफ द कॉलिजन। मतलब तो ये जब टक्कर लगने वाली है तो वेलोसिटी b बतानी है। कितना आसान है। बस एक चीज इसमें दे रखी है, फ्रिक्शन। इसमें फ्रिक्शन भी है सरफेस पर। करिए, देखते कौन आंसर देता है इसका जल्दी से। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, और बहुत ही बढ़िया सवाल है, उम्दा किस्म का सवाल है ये। हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिसाइड करेंगे कि क्या इसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या। तो हमारे मन में आंसर आएगा नहीं, नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, वो तो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ हमें यूज करनी पड़ेगी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स वर्क डन करेंगे? बेसिकली यहाँ पे वर्क डन करेंगे, एक तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे वर्क करेगा, प्लस यहाँ पे वर्क करेगा स्प्रिंग फोर्स बराबर डेल्टा के ई। और तो कोई यहाँ पे वर्क डन करेगा नहीं, इन दो का ही वर्क डन होगा। चलिए तो हम एक बार फाइनल वाला डायग्राम इसी में बना देते हैं। फाइनल वाला डायग्राम क्या है कि इनिशियली तो ब्लॉक यहाँ है, ये तो हो गया इनिशियल पोजीशन कि ब्लॉक जस्ट स्प्रिंग को दबाना स्टार्ट करने वाला है, और इस तरह। और फाइनल पोजीशन हो गई जब ब्लॉक ने स्प्रिंग को दबा दिया। और स्प्रिंग कितना ये नेचुरल लेंथ है, तो यहां से स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो गई? ये हो गई 4 मीटर कंप्रेस। स्प्रिंग 4 मीटर कंप्रेस हो चुकी है। ठीक है, चलिए बताइए तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कितना हुआ। तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ब्लॉक खिसक रहा है ना। तो हो जाएगा म्यू के इंटू एन। अब यहाँ पे म्यू तो म्यू ही है, तो ये हो जाएगा 25/100। ये हो जाएगा म्यू, और नॉर्मल हो जाएगा mg1/10। तो यहाँ से कितना आ गया ये? 2.5 न्यूटन। और फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या आएगी? पीछे की तरफ आएगी। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स लग पीछे रहा है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो आगे की तरफ हो रहा है, तो इसका वर्क डन कितना आएगा? इसका वर्क डन आएगा माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 4। चलिए अब बात कर लेते हैं स्प्रिंग की, कि स्प्रिंग कितना वर्क डन करेगा। तो बताओ, जब ये ब्लॉक स्प्रिंग को दबा रहा होगा तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ। और ब्लॉक किधर दब रहा है? इधर की तरफ। यानी कि स्प्रिंग का जो वर्क डन आएगा वो भी नेगेटिव में ही आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। और एक्स कितना है यहाँ पे? 4 स्क्वायर बराबर। ठीक है, अब डेल्टा के ई आपको लिखना है। तो डेल्टा के ई का मतलब क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनली ब्लॉक 0 पे आ चुका है, तभी तो मैक्सिमम कंप्रेशन बोलेंगे उसको, कि कुछ पल के लिए वहां पे वो रुकेगा। हो सकता है ज्यादा भी रुके, क्योंकि डिपेंड करेगा, वो तो नीचे फ्रिक्शन है, तो अगर फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस हो जाएगा तो ज्यादा रुकेगा, नहीं तो थोड़ी देर रुकेगा।
ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ, मास हो गया m v स्क्वायर। तो आप यहाँ देखो तो मैंने वैल्यू डाल दी है फॉर्मूले में। आप चाहो तो एक बार मैं सिर्फ फॉर्मूले को भी लिख सकता हूँ, जो मतलब जो हमने लिखा है। तो यहाँ लिखा है माइनस म्यू एम जी एक्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें मैंने वैल्यू डाल दी एक तरीके से। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, और इसको सॉल्व जब आप करोगे तो अच्छा आंसर आना चाहिए। करो सॉल्व जल्दी से। चलिए, इस तरह से क्वेश्चन हो गया। तो देखो भाई, किसी को कोई डाउट? कितना सिंपल सवाल है। कोई डाउट है किसी को? बोलो, ये आ गया समझ? देखिए कौन सा क्या सवाल है यहाँ पे। तो यहाँ एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, 37 डिग्री उसका इंक्लिनेशन एंगल है, और इसके बॉटम में एक स्प्रिंग लगी हुई है। दिख रहा है? यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक, और ऊपर एक ब्लॉक को जस्ट रिलीज कर दिया गया है, और यहाँ फ्रिक्शन भी है। इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, और इसको हमने रिलीज कर दिया है। ठीक है, आंसर छुपा दिया मैंने। चलिए, तो यहाँ पे इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दे रखा है, और इसको जस्ट यहाँ से रिलीज किया गया है, रिलीज कर दिया है। तो ये नीचे खिसकता हुआ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और 10 मीटर चला। मतलब यहाँ तक स्प्रिंग अब दबी हुई भी नहीं है, खिंची हुई भी नहीं है, 10 मीटर चला। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग बाय 2 मीटर, मतलब इस 10 मीटर के बाद, 10 मीटर तो नॉर्मल लेंथ में है, इसके बाद इसने स्प्रिंग को 2 मीटर और दबाया है, तो बताओ म्यू कितना होगा? आपको म्यू बताना है, म्यू कितना होगा। ब्लॉक को यहां से रिलीज करने के बाद 10 मीटर चलने के बाद इसने स्प्रिंग को 2 मीटर और दबाया है। स्प्रिंग अभी ना खिंची हुई है ना दबी हुई है, एक नॉर्मल लेंथ में है। अच्छी बात है। अब आपको बताना है कि म्यू कितना होगा। बताइए। हमने पहले देखा कि भाई इसमें मैं क्या लगा सकता हूँ, क्या नहीं लगा सकता। तो फ्रिक्शन लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, फिर यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा तो सकता हूँ इसमें, लगा सकता हूँ क्या? क्या मैं इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ क्या? नहीं, मैं इसमें एनर्जी कंजर्वेशन नहीं। यस, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है, वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकता हूँ। तो मैं क्या लगाऊंगा? मैं यहाँ पे लगाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ किस किस का वर्क डन आपको लिखना पड़ेगा? यहाँ पे आपको ग्रेविटी का वर्क डन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन लिखना पड़ेगा, और साथ में आपको यहाँ पे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स भी लिखना पड़ेगा, और सबका वर्क डन बराबर डेल्टा के ई हो जाएगा। राइट। तो इनिशियल सिचुएशन यहाँ से हमने जस्ट रिलीज किया है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है क्योंकि हमने जस्ट रिलीज किया है, और यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन बोल रहा है कि यहाँ पे ब्लॉक नीचे आएगा और मैक्सिमम कंप्रेशन करेगा। तो मान लो ब्लॉक यहाँ पे आ गया और उसने स्प्रिंग को कंप्रेस कर भी दिया, तो ये कंप्रेशन कितना बता रहे हैं? ये कंप्रेशन दिया हुआ है कि 2 मीटर। अब मैक्सिमम कंप्रेशन अगर हो रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो यहाँ की वेलोसिटी भी 0, इनिशियल, ये फाइनल सिचुएशन है। तो फाइनल वेलोसिटी भी 0, इनिशियल वेलोसिटी भी 0, तो डेल्टा के ई कितना आ जाएगा? डेल्टा के ई आ जाएगा 0। ठीक है। अब वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन क्या होगा? तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कि ग्रेविटी, पहले तो देखो कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इस डायरेक्शन में एम जी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एम जी साइन 37, और इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 12 मीटर का, 10 + 2।
तो यहाँ पे वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन हो जाएगा प्लस mg sin 37 इंटू 12। ठीक है, अब वर्क डन बाय द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग फोर्स ने कितना वर्क डन किया, सबसे पहले किधर, पहले आपको देखना है कि वर्क डन जो किया वो प्लस किया कि माइनस किया। तो ब्लॉक आया, इस पे टकराया और स्प्रिंग को दबा रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी डायरेक्शन तो ये है और जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। तो हम लिखेंगे माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब होता है स्प्रिंग को कितना दबाया गया, तो स्प्रिंग 2 मीटर दबी है तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। एंड अब आती बारी फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन का वर्क डन। तो जैसा कि हम समझ रहे हैं कि ब्लॉक नीचे आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो आगे हुआ है 12 मीटर का, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसका वर्क डन भी नेगेटिव होगा। और कितना होगा, तो इसका जो वर्क डन होगा वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये फोर्स कितना लगेगा, फोर्स यहाँ पे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक तो चल रहा है, तो कितना होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू इनटू एन, एन कितना हो जाएगा यहाँ एम जी कॉस थीटा, तो मैं लिखूंगा म्यू एम जी कॉस 37 इंटू 12, क्योंकि ब्लॉक कितना चला है इस डायरेक्शन में 12 मीटर चला है, 10 तो वैसे चला है और स्प्रिंग को दबाया 2 मीटर, तो ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में आपको सारी चीजें पता है, एम का वैल्यू है 2 kg, थीटा की वैल्यू दी रखी है, जी 10 है, इसमें केवल अननोन क्या है, अननोन म्यू है, के की वैल्यू भी 50 पता है आपको, तो यहाँ से म्यू निकालो। जिस बच्चे ने ये इक्वेशन बनाई है और म्यू निकाला है उसका आंसर सही है। क्या आ रहा है बताओ म्यू की वैल्यू, जल्दी से देखते कौन बताता है सॉल्व करके। सबसे पहले देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन क्या है कि एक स्प्रिंग है जिसका के कांस्टेंट है और उसकी नेचुरल लेंथ h है। नेचुरल लेंथ कितनी है स्प्रिंग की, h, मतलब अगर स्प्रिंग ऐसे, अगर ये रिंग यहाँ होती और स्प्रिंग ऐसे रहती तो मतलब अभी स्प्रिंग ना तो खिंची हुई है ना दबी हुई है इस केस में, इस वाले केस में। लेकिन हमने क्या किया, जबरदस्ती इस रिंग को खिसकाते हुए खिसकाते हुए खिसकाते हुए यहाँ ले गए, तो सिचुएशन क्या बन गई, ये वाली बन गई। तो बताओ स्प्रिंग खिंच जाएगी, अब ऑब्वियसली खिंच जाएगी, एच से ज्यादा लेंथ हो जाएगी ना ये, तो स्प्रिंग अब खिंच जाएगी। स्प्रिंग खिंच जाएगी तो आपको ध्यान हो तो हमने फ्रिक्शन में एक सवाल किया था कि बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, मेरे को याद है मैंने कराया था। तो एक्सेलरेशन होगा मतलब कि ये ऐसे चलना स्टार्ट करेगी, ठीक है, चलेगी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अगर आपने यहाँ पे रिंग को रिलीज कर दिया, तो जब ये रिंग इस पॉइंट ओ को पास करेगी, इस पॉइंट ए को पास करेगी, जब ये रिंग इस पॉइंट ए को पास करेगी तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन तो आ ही रहा है जो हम निकाल चुके हैं जब मैंने आपको स्प्रिंग फोर्स पढ़ाया था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, तब ये सवाल कराया था। ठीक, तो बताओ चलो करो ये क्वेश्चन। फाइंड वेलोसिटी v व्हेन इट पासेस द पॉइंट a। चलिए चलो मिलके सवाल करें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, यहाँ से छोड़ दिया है, यहाँ से जस्ट छोड़ा रिलीज किया है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ गई, 0। ये कौन सी पोजीशन हो गई, इनिशियल पोजीशन हो गई। इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है रिंग का, रिंग का डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से हो रहा है, और यहाँ पे ऐसे डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसे। तो बताओ यहाँ पे कौन कौन से फोर्स है जो वर्क डन किए, देखो फ्रिक्शन तो है नहीं, mg ऐसे लगा, mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, तो mg ने वर्क डन किया क्या, यहाँ पे नहीं किया, 0 आ गया mg का वर्क डन। रही बात केवल फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन ने वर्क डन किया है, और ये हो गई फाइनल स्थिति। अब आप लिखोगे इसमें क्या लिखोगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं इसमें, तो क्योंकि इसमें तो केवल स्प्रिंग फोर्स का ही वर्क डन हो रहा है, और स्प्रिंग फोर्स तो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी आ गई, 0, क्योंकि इनिशियली वो रुका हुआ है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल आ गई हाफ के, और स्प्रिंग जितना खिंची हुई है एक्स स्क्वायर बराबर फाइनली, फाइनल पॉइंट पर स्प्रिंग किस में आ गई, अपनी नॉर्मल लेंथ में ही आ गई। नॉर्मल लेंथ में ना स्प्रिंग खिंची हुई है ना दबी हुई है, तो यहाँ पे इसकी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं ना अपन, तो यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, रिंग की,
तो काइनेटिक एनर्जी हो गई यहाँ पे हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई 0, क्योंकि स्प्रिंग किस में आ गई अपने नेचुरल लेंथ में आ गई। फाइनल में देखो स्प्रिंग ऐसे आ गई अपनी नेचुरल लेंथ में। अरे आ गई क्या? स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ गई क्या फाइनल स्थिति में? यस। तो नेचुरल लेंथ में कंप्रेशन होता है ना ही इलांगेशन होता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई 0। तो ये हो गया आपका आंसर। बस आपको क्या करना है, x की वैल्यू लिखनी है। तो जो बच्चा x की वैल्यू लिख देगा मैं समझ जाऊंगा कि वो टेस्ट की तैयारी कर रहा है, क्योंकि सेम टू सेम सवाल हुआ था एनएलएम में। वहां पे भी मैंने आपसे बोला था x की वैल्यू बताओ, तो वहां पे जैसे x की वैल्यू निकाली थी वैसे ही यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखते कौन कौन बच्चा सही आंसर देता है इसमें, तो अभी पता लग जाएगा। कल के टेस्ट की जरूरत ही नहीं है कि कौन कितने पानी में। तो x होता है कि स्प्रिंग कितना खिंची है या दबी है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्प्रिंग खिंची है, तो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है h, ठीक है। और इनिशियल स्थिति में आप देखो कि यहाँ पे ये टोटल लेंथ कितनी हो गई। अगर यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाए तो इस समकोण त्रिभुज में ये जो दिख रही है आपको लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है। तो अगर मैं इस लेंथ को निकालूंगा तो ये लेंथ निकल के आएगी। अगर अच्छा मान लो इस लेंथ को आप क्या मानोगे, कुछ नाम दे दो ना इसको। इसको पॉइंट ओ बोल दो और इसको पी बोल दो, तो ये ओपी लेंथ हो गई, ठीक है। तो ये ओपी लेंथ मैं लिख सकता हूं कि ओपी cos 37 बराबर h, ओपी cos 37 बराबर h, ठीक है। तो यहां से ओपी की वैल्यू कितनी आ गई, तो अच्छा cos 37 होता है 4/5, तो यहां से ओपी की वैल्यू आ गई 5h/4। ये ओपी की वैल्यू आ गई, ये एक्स की वैल्यू नहीं है, ये ओपी की वैल्यू है। एक्स क्या है कि स्प्रिंग कितना खिंची है, तो बेसिकली एक्स हो जाएगा कि ओपी में से आप -h कर दो, क्योंकि h लेंथ तो किसकी है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। तो नेचुरल लेंथ से कितना एक्स्ट्रा खिंची है वो कैसे आएगा, ओपी -h। ओपी लेंथ तो पूरी हो गई, इसमें से मान लो इतनी तो h ही है, नेचुरल लेंथ इतनी लेंथ है जो खिंची है, तो खिंचे वाले होता है x। तो OP -h, तो कितना हो गया 5h/4 -h, तो कितना हो गया ये h/4। तो x की वैल्यू आई h/4। अब मैं बताता हूँ किस किसने सही आंसर दिया। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया x का, वेरी गुड, कि x बराबर आएगा h/4, एकदम करेक्ट आंसर। उसके बाद हमने x की वैल्यू रख दी यहाँ पे हाफ kx², x हो गया h/4 का स्क्वायर बराबर हाफ mv², हाफ से हाफ गया। मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया v² बराबर m को भी नीचे ले आए अपन, तो k/m h² / 16, ठीक है। और v बराबर आ गया, आप चाहो तो h/16 को, तो चलो पूरे को अंडर रूट में लिख देता हूँ, kh² / 16m, ठीक। बताओ कोई डाउट? हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो दो तरीके के सवाल पढ़ते हैं, दो तरीके की सिचुएशन होती हैं इसमें वर्टिकल स्प्रिंग में। कौन कौन सी देखो आप खुद ही समझोगे, आप बोलोगे हाँ सही बात है। कैसे, देखो पहले मैंने क्या किया कि एक स्प्रिंग को ऐसे लगाया और स्प्रिंग से कनेक्ट किया एक ब्लॉक मास m का, ठीक है। स्प्रिंग अभी नॉर्मल लेंथ में, स्प्रिंग कौन से नॉर्मल लेंथ में है ना खिंची हुई है ना दबी हुई है, स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ में। दूसरे केस भी ऐसा ही है, दूसरे केस में भी ऐसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है और स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ में है, स्प्रिंग ना खिंची हुई है ना दबी हुई है, स्प्रिंग k, स्प्रिंग कांस्टेंट k, नॉर्मल लेंथ, ठीक है। एक इसमें भी मास m है, ठीक है। अब पहले वाले केस को देखो, इसमें तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी नॉर्मल लेंथ में मैंने यहाँ पे सपोर्ट कर रखा है, इसे इस तरीके से ऐसे सपोर्ट कर रखा है, तो अभी ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब इसको मैं धीरे धीरे नीचे ला रहा हूँ, धीरे धीरे एकदम आराम से नीचे लेके आ रहा हूँ। देखो दो तरीके हो सकते हैं, क्या कि एक तो मैं ऐसे अचानक से सपोर्ट हटा लूं,
तो क्या होगा, ब्लॉक ऐसे एकदम तेजी से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करेगा, राइट। और एक तरीका क्या होगा कि मैं इसको ऐसे सपोर्ट लेके धीरे-धीरे अपना हाथ से एकदम प्यार से धीरे-धीरे नीचे ला रहा हूँ, एकदम आराम से नीचे ला रहा हूँ, एकदम आराम से नीचे ला रहा हूँ, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा, जब ये आराम-आराम से नीचे आएगा, तो एकदम धीरे-धीरे नीचे आएगा और इसकी इक्विलिब्रियम अवस्था में आकर, इक्विलिब्रियम स्टेट में आकर ये रुक जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट में आके ये रुक जाएगा, रेस्ट हो जाएगा, राइट? कब? जब मैं इसको बड़े आराम से छोड़ रहा हूँ, बड़े आराम से नीचे ला रहा हूँ। इस वाले केस में मैंने क्या किया, इसको सडन छोड़ दिया, सडनली। ये नीचे पहले सपोर्ट था और ये सपोर्ट हटा लिया सडनली। तो क्या होगा इसमें, ये ब्लॉक बहुत ऐसे तेजी से नीचे आएगा, फिर रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रुकेगा, फिर नीचे आएगा और ऐसे करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, राइट? तो बताओ, कौन सी स्थिति में ब्लॉक ज्यादा नीचे आएगा या दोनों ही स्थिति में ब्लॉक सेम नीचे आएंगे? एक तो हमने बड़े आराम से ब्लॉक को नीचे लाए और एक में यहाँ पे अचानक से इसे बस छोड़ दिया। तो दोनों स्थिति में किस में ब्लॉक ज्यादा नीचे आएगा या दोनों ही स्थिति में ब्लॉक समान नीचे आएगा? मतलब जो नीचे की इसकी मैक्सिमम एलोंगेशन होगा वो दोनों ही केस में सेम होगा या अलग-अलग होगा, तो किसमें ज्यादा होगा? बताओ। आप कह रहे हो कि अचानक छोड़ने पर जो ब्लॉक नीचे आएगा तो ज्यादा नीचे आएगा कंपैरिजन टू कि हम धीरे-धीरे ब्लॉक को नीचे ला रहे हैं। यस, बिल्कुल सही आंसर है। जब हम ब्लॉक को आराम-आराम से नीचे लाते हैं, वेरी स्लोली नीचे लाते हैं, तो क्या होता है, ये एकदम आराम से नीचे आएगा और केवल कहाँ तक नीचे आएगा? इक्विलिब्रियम पोज़ीशन तक नीचे आएगा। मतलब यहाँ पे अब स्प्रिंग कैसी हो गई? स्प्रिंग खिंच गई इस तरीके से। खिंच के यहाँ पे क्या आ गया? इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया इसका और ये रुक गया। इसके नीचे ब्लॉक आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे देखो mg लगा, ऊपर यहाँ पे जितना भी स्प्रिंग खिंची उस हिसाब से kx लगा और आप लिखोगे kx बराबर mg, तो यहाँ से x बराबर आ गया mg अपॉन k और यहाँ पे मैंने फोर्स बराबर किया, इसका मतलब एक x कैसा हो गया? इक्विलिब्रियम वाला। तो इक्विलिब्रियम में कितना खिंच गया? mg अपॉन k खिंच गया। मतलब ये स्थिति कौन सी थी? ये स्थिति थी नॉर्मल। ये कौन सी थी? नॉर्मल नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। और ये पोजीशन कौन सी आ गई? इक्विलिब्रियम वाली। तो नॉर्मल लेंथ से इक्विलिब्रियम के बीच की दूरी ये हो गई x इक्विलिब्रियम। स्प्रिंग इतना खिंची, x खिंची, x इसमें लॉन्गेशन हुआ तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगा? kx इक्विलिब्रियम बराबर mg के किया, तो यहाँ से x इक्विलिब्रियम बराबर mg अपॉन k आ गया और ब्लॉक यहाँ पे यहीं तक आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं इस वाले केस में, इसमें हमने क्या किया? इसको सडनली छोड़ दिया। सडनली, तो क्या होगा बताओ? जब इसको हमने सडनली छोड़ा, अभी इनिशियली तो सेम लेंथ में है, थोड़ी सी लेंथ मेरे को यहाँ पे ज्यादा दिख रही है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊंचा कर देता हूँ, बाकी हमें इसको सेम लेंथ में लाना है ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये सेम लेंथ मतलब ये नेचुरल लेंथ ही है, ठीक है, यहाँ पे एकदम सेम लेंथ में, और इसको हमने सडनली छोड़ा, सडनली। तो सडनली छोड़ने से क्या होगा? ये बहुत नीचे आ जाएगा, मतलब पहले के कंपैरिजन में काफी नीचे जाएगा। तो देखो यहाँ पे जब छोड़ा तो इसके पास वेलोसिटी कितनी थी? 0। और ये कब तक नीचे जाएगा? ये तब तक नीचे जाएगा जब तक इसकी वापस से वेलोसिटी 0 ना हो जाएगी, इतना नीचे जाएगा, ठीक है, ये इतना नीचे जाएगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर इसे हम इक्विलिब्रियम माने, इक्विलिब्रियम तो है ही है क्योंकि यहाँ पे क्या है? फोर्स बैलेंस है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था? फोर्स बैलेंस, हमने पहले ही पढ़ा था। इक्विलिब्रियम मतलब जहाँ पे फोर्स बैलेंस्ड हो, तो यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन फोर्स को mg के बराबर कर दिया, ये इक्विलिब्रियम आ गया। तो जो ये वाला ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम से भी नीचे जाएगा, इक्विलिब्रियम से भी नीचे जाएगा। मतलब यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो किस इस तरीके से हो जाएगी? बहुत ज्यादा इलोंगेट हो जाएगी, इस तरीके से। ये दिखाई दिया?
तो आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे ये कितना इलोंगेट हुई। भाई नॉर्मल लेंस से कितना इलोंगेट हुई, तो ये बोलेंगे हम एक्स मैक्सिमम। इतना स्प्रिंग इलोंगेट होगी अगर हमने सडन छोड़ा तो। अरे समझ में आया? दो तरीके से छोड़ सकते हैं, एक तो स्लोली स्लोली। स्लोली के केस में तो जो इसमें एक्सपांशन होगा वो mg/k के बराबर होगा। इसके बाद इसमें इलोंगेशन नहीं होगा, ये यहीं पे आके रुक जाएगा, रेस्ट आ जाएगी यहाँ पे। ये हर मोमेंट पर रेस्ट पर है। जब ब्लॉक नीचे आ रहा है तो ये हर मोमेंट पर रेस्ट पे है। देखो ये यहाँ पे भी रेस्ट में, हमने इसको सपोर्ट कर रखा है। ये पूरे रास्ते रेस्ट में ही रहा है और ये यहाँ पे भी रेस्ट में ही है। ठीक। पूरे रास्ते वो रेस्ट में रहा है क्योंकि उसको आराम से ला रहे हैं अपन, एकदम धीरे। ठीक। लेकिन इस वाले केस में यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और फिर अंत में वेलोसिटी 0 है। राइट। बीच में तो वेलोसिटी इसकी पहले बढ़ी है फिर घटी है। भाई इक्विलिब्रियम पे वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो हुआ क्या है कि जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो यहां से लेके यहां तक तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी है और फिर यहां से लेके यहां तक इसकी वेलोसिटी कम हुई है। तो देखो जीरो से बढ़ते बढ़ते बी हो गई होगी कुछ, और फिर वी से बढ़ते 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 घटते घटते जीरो हो गई होगी। आ रही बात समझ में? तो सडन लोडिंग में ये होता है। ठीक। जब हम ब्लॉक को सडनली छोड़ देते हैं तो क्या क्या हुआ? जब इसको छोड़ा गया था तब वेलोसिटी 0 थी, फिर वेलोसिटी बढ़ी, मैक्सिमम हो गई। कहाँ पे? इक्विलिब्रियम पे। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? फोर्स 0 होता है, यानी कि एक्सेलरेशन 0 होता है। तो इसके पहले फोर्स, नेट फोर्स की डायरेक्शन नीचे थी, इसके बाद नेट फोर्स की डायरेक्शन ऊपर है। यहाँ पे नेट फोर्स कितना है? 0। इक्विलिब्रियम है ये। ठीक। कुछ समझ में आ रहा है? तो आपको बताना है कि बताओ ये एक्स मैक्सिमम क्या होगा जब हमने स्प्रिंग को सडनली, ये मास एम को सडनली रिलीज कर दिया। जब हमने यहाँ पे इसको सडनली रिलीज कर दिया तो ये जो मैक्सिमम इसमें एक्सपांशन आएगा ये कितना आएगा? ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी और मैक्सिमम एक्सपांशन जब होगा तब भी वेलोसिटी 0 होगी। तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, मतलब बीच में वेलोसिटी बढ़ी है और फिर कम हुई है। इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ गई? मैक्सिमम आ गई। भाई 0 से 0 है, हमें पता है कि 0 से 0 में बीच में बढ़ी होगी फिर कम हुई होगी। तो इक्विलिब्रियम पे क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी है इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पर वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। और इसे ही आगे जाके हम क्या कहेंगे? जो ये ब्लॉक कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है? बेसिकली ये कर रहा है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसे ही हम आगे जाके पूरा बहुत डिटेल में पढ़ने वाले होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होने का कारण क्या है अगर कोई पूछे तो? कि भाई इस पोर्शन में तो जो फोर्स है वो नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में है, तो उसने क्या किया? वेलोसिटी को बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया, यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ गई, फिर यहाँ फोर्स 0 हो गया। उसके बाद नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में है, यानी कि अब वेलोसिटी नीचे है, फोर्स ऊपर है, तो वेलोसिटी कम होती जाएगी कम होती जाएगी कम होती जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर अब फोर्स तो ऊपर है ना, तो वेलोसिटी फिर वापस बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो वापस बढ़ेगी यहाँ तक। फिर जब इसके ऊपर जाएगी तो वापस से वेलोसिटी ऊपर है, फोर्स नीचे है, तो वेलोसिटी घटते 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 0 हो जाएगी। तो ऐसे कार्यक्रम चलता रहेगा अनंत काल तक, क्योंकि कोई रोकने वाला फोर्स तो है नहीं यहाँ पे। तो ऐसे पार्टिकल अनंत काल तक SHM करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा राइट। तो यहाँ पे हमें दो चीज निकालनी है अब। क्या क्या? हमें एक तो ये एक्स मैक्स निकालना है। देखो ये स्लोली वाला तो हो गया काम, ये तो इतना सही है, इसमें तो कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं। खास क्या है? इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस ऐसे धीरे धीरे ब्लॉक को लाए, इक्विलिब्रियम आया, इक्विलिब्रियम पे एक्स इक्विलिब्रियम निकाल लिया कि इसमें एक कंप्रेशन कितना होगा। यहाँ पे आपको निकालना है, पहले आप ये निकालो एक्स मैक्स कितना होगा और फिर ये निकालो वी मैक्स कितना होगा। बताओ बताओ कैसे निकाले?
तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं एक्स मैक्स की, ठीक है। तो इस केस में इनिशियल सिचुएशन क्या हो जाएगी, यहाँ से छोड़ा है इनिशियल, और अंत तक ये हो जाएगा फाइनल, ठीक है। ये इनिशियल, ये फाइनल। अब यहाँ पे स्प्रिंग भी है और ग्रेविटेशन भी है, तो आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा। तो रेफरेंस आप यही ले लो, इनिशियल पॉइंट ही रेफरेंस ले लो, यहीं पे ले लो रेफरेंस, इसी को रेफरेंस ले लो, ये रेफरेंस लाइन हो गई, ठीक है। ले सकते हैं रेफरेंस लाइन, कहीं पे भी ले सकते हैं, मैंने इनिशियल वाले को ले ली रेफरेंस लाइन। अब आप क्या लिखोगे, एनर्जी कंजर्वेशन लिखो, क्योंकि यहाँ पे केवल स्प्रिंग फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं। तो लिखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल, ठीक है। तो बस यही सवाल है, वी मैक्स मैं आपको अगले लेक्चर में निकलवाऊंगा, एक्स मैक्स आपको निकालना है। तो जल्दी जल्दी आप ये बताते जाओ कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी 0, क्योंकि वहां पे ब्लॉक रुका हुआ था, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमने लिख ली, प्लस अब पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपको दोनों लिखनी है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी लिखनी है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी लिखनी है। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो इस पॉइंट को तुमने रेफरेंस माना हुआ है, तो अगर मैंने इसको रेफरेंस माना हुआ है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, प्लस अब स्प्रिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ, इस जगह पे जब ब्लॉक यहाँ पे है तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी स्प्रिंग क्या है, नॉर्मल लेंथ में है, ना स्प्रिंग खिंची हुई है ना दबी हुई है, नॉर्मल लेंथ है ना, देखो ये नॉर्मल लेंथ है। तो यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो गई, 0 बराबर। अब फाइनल की बात करते हैं, फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ, 0 हो जाएगी। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, प्लस अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी में दोनों ही चीजें आएंगी, पहले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और फिर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, बताइए। तो पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पॉइंट पर। हाँ वेरी गुड आकाश, वेरी गुड, माइनस एम जी एक्स, उदय का भी सही है भैया। वहां पे ग्रेविटेशन की बात करें, रेफरेंस है, रेफरेंस से कितना नीचे आ गए, एक्स मैक्स नीचे आ गए, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस एम जी एक्स मैक्स प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, व्हाट इज द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एट द फाइनल पॉइंट, व्हाट इज द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एट द फाइनल पॉइंट। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, इस तरीके से। बस आपको इसको सॉल्व करना है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक्स मैक्स, और एक्स मैक्स बहुत खास मिलेगा देखना। तो यहाँ इसको सॉल्व कर देता हूँ, ये हो गया एम जी एक्स मैक्स बराबर हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, यहाँ से आप एक्स मैक्स निकालो तो ये मिलेगा 2mg बाई के। और अगर आप इसको इस बगल वाले आंसर से कंपेयर करोगे तो इसका जस्ट दुगना है। इक्विलिब्रियम में जितना एक्सपांशन आया, जितना एलोंगेशन आया स्प्रिंग में, उसका जस्ट दुगना है ये 2mg बाई के। बात समझ में आई, मतलब ये जो इक्विलिब्रियम है एक तरीके से सिमेट्रिकल पॉइंट हो गया इन दोनों का, यहाँ पे भी वेलोसिटी 0, यहाँ पे भी वेलोसिटी 0, ठीक। तो इसको मैं लिख देता हूं कि बेसिकली ये वाली लेंथ जो है वो एक्स इक्विलिब्रियम हो जाती कितनी, mg अपॉन के। तो ये वाली लेंथ भी कितनी हो गई, mg अपॉन के, और ये वाली लेंथ भी कितनी हो गई, mg अपॉन के। तो देखो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2mg अपॉन के। तो मतलब आपको अगर आगे से ऐसे पूछा जाए तो आप चाहो तो ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन वाला, और एक्स मैक्स निकाल सकते हो अलग सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशंस में। और आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि आप एक्स इक्विलिब्रियम निकाल लो, जो कि कितनी आसानी से निकल जाएगा, बस आपको फोर्स बैलेंस करने हैं, एक्स इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और उसको दुगना कर दो डायरेक्ट,
बात समझ में आई? मतलब आगे से आपको अगर ऐसी सिचुएशन आए कि भैया हमने इसको सडनली छोड़ दिया है तो एक्स मैक्स कितना होगा, तो आप चुपचाप इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाओ, फोर्स बैलेंस करो, एक्स इक्विलिब्रियम निकालो, उसको दुगना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कि स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन हुआ। तो यहाँ पे ब्लॉक भी एक्स नीचे आया और स्प्रिंग में इलोंगेशन भी एक्स हुआ। चलिए अब v वेलोसिटी भी निकाल दो ताकि ये काम पूरा हो जाए। v मैक्सिमम कितना होगा जल्दी से, और घट जाओ। v मैक्सिमम, तो v मैक्सिमम निकालना है तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंचेगा। सही बात है ना? जब ये ब्लॉक कहाँ पे पहुंचेगा, इस जगह पे पहुंचेगा, तब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो बेसिकली अब फाइनल पोजीशन क्या हो गई, अब फाइनल पोजीशन क्या हो गई, फाइनल पोजीशन अब ये वाला पॉइंट हो गया। तो इनिशियल पॉइंट वो और फाइनल पॉइंट ये, क्या लगा दो, एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल, दिख रहा है? तो बताओ, इनिशियल तो यही हो जाएगा ना, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल तो यही हो जाएगा, वही मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, सब काम वही है। तो यहाँ तो 0 0 0 0 लगा दूं। अरे इनिशियल पॉइंट तो दोनों के लिए सेम है ना, इस वाले सवाल के लिए भी इनिशियल वही था, इस वाले के लिए भी इनिशियल वही है, तो सेम आ जाएगा। अब फाइनल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फाइनल पे जो वेलोसिटी, अब जीरो तो नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो क्या लिखना पड़ेगा, हाफ m v स्क्वायर, v मैक्स का स्क्वायर जो भी है। ये तो हुई काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल में सबसे पहले ग्रेविटेशन की बात कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में देख लो भैया, ये नीचे आया, कितना नीचे आया, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, mg/k। तो बेसिकली ये हो गया माइनस mg इंटू mgh करते ना, तो h यहाँ पे कितना हो जाएगा, mg/k। बात समझ में आई? भैया रेफरेंस से कितना नीचे आ गया पार्टिकल, कितना नीचे है फाइनल पोजीशन, mg/k, तो माइनस mgh। तो h कितना हो गया यहाँ पे, mg/k लिख दिया मैंने यहाँ पे, mg/k। ठीक। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी बताओ, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, स्प्रिंग अपने नॉर्मल से कितना खींच जाएगी, mg/k खींच जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, और x कितना हो जाएगा, mg/k का होल स्क्वायर। ये तो आप इसमें देखोगे अननोन क्या है, अननोन सिर्फ v है, बाकी सब नोन है, मतलब mg के टर्म में है। तो यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगी, और ये वेलोसिटी कौन सी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की वेलोसिटी है। तो इक्विलिब्रियम पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। समझ में आई बात? साम्यावस्था पर वेग अधिकतम होगा। पूछो, इसमें कुछ पूछना है क्या?